नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर बात की गई है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट की। क्या होता है ये स्टेट के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि जी जिसकी अपनी पॉपुलेशन है या टेरिटरी है या अथॉरिटी है वो स्टेट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर उसकी अथॉरिटी है वाइस चांसलर, उसकी पॉपुलेशन है, उसके स्टूडेंट्स और उसकी टेरिटरी है जहाँ पर वो स्टैब्लिश की गई है। तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में स्टेट है? नहीं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है स्टेट का वो है सॉवरेनिटी, संप्रभुता, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो अथॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। उसके अंदर जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी लॉज बनाने हैं या इम्प्लीमेंट करना है या उनको सज़ा देनी है उसको करने के लिए, और उस कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस मेंटेन करने के लिए भी जो भी डिसीजंस लेने हैं उनको लेने के लिए वो इंडिपेंडेंट है। कोई आउटसाइड पावर नहीं है उसको बताने वाली। ठीक है जी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में अगर कोई क्राइम हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो कौन आएगा? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को हैंडल करेगा? कोई छोटा सा क्राइम है तो शायद कर भी ले, लेकिन अगर कोई बड़ा क्राइम है तो दिल्ली पुलिस आएगी। पुलिस किसके अंदर आती है? सरकार के अंदर। सरकार क्या है? सॉवरन है। लेकिन अगर सरकार जिस टेरिटरी पर रूल कर रही है यानी कि पूरे भारत पर, वहाँ पर कोई भी क्राइम होता है तो कौन आएगा? तो भी पुलिस आएगी। और वो पुलिस कहाँ है? सरकार के अंडर है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो सॉवरन है। हमारा जो देश है वो एक सॉवरन कंट्री है। ठीक है जी। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में जब भी हम बात करते हैं, हम उन ऑफेंसेस की बात करते हैं जो हमारे स्टेट की सॉवरेनिटी के खिलाफ हैं, जो सॉवरेनिटी को चैलेंज करती है। ठीक है जी। ये वो वाला वॉर नहीं है कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया या पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया और हम उसको युद्ध कह रहे हैं। दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे, और ना ही ये वॉर सिर्फ पब्लिक पीस या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने तक सीमित है। ये वॉर सॉवरेनिटी के खिलाफ है और उसी की बात हम अगले कुछ सेक्शंस में करेंगे। ठीक है जी। पहला ही सेक्शन इसी की बात करता है। सेक्शन कहता है, सेक्शन 121, whoever wages war, attempts to wage war or abets to wage war against the government of India is punishable with death or life imprisonment with fine। क्या कह रहा है भैया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर आप ऐसा कोई ऑफेंस करते हो, वेज वॉर करते हो या उसका अटेम्प्ट करते हो या किसी को उकसाते हो, अबेट करते हो, इसको करने के लिए तो आप पनिशेबल हो डेथ से या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, और आपको फाइन भी उसके लिए भरना पड़ेगा। ठीक है जी। स्टेट आपको समझ में आ गया, वॉर आपको समझ में आ गया। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये शुरू क्यों हुआ था, ये जो प्रोविजन है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। देखो, जब हमारा देश गुलाम था ना, ब्रिटिश राज के अंदर था, तो 1857 में पहली बड़ी क्रांति हमने देखी थी अपने इतिहास में, 1857 के अंदर, है ना। उस समय अंग्रेज घबरा गए थे। उनको लगा था कि अगर ऐसे 2-3 रिवोल्ट इन्होंने और कर दिए तो हम तो गए, या एक भी और रिवोल्ट हो गया तो भी जा सकते हैं भैया, डिपेंड करता है कि उसकी क्या इंटेंसिटी है। तो उनकी ये मजबूरी हो गई थी कि ऐसा कोई कानून बनाना पड़ेगा जिससे कि ये आगे चलकर, आगे जब तक भी हम इस देश पर रूल कर रहे हैं, कोई ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना हो, कोई भी वायलेंट स्ट्रगल या कोई भी ऐसा एक्ट ना हो जो कि उनके राज को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करे, डिटेरियोरेट करे, उसको चैलेंज करे, उसको हटाने की कोशिश करे, है ना, ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। इस पर्पज से कोई भी चीज़ ना हो, कम से कम इस स्केल पे तो ना हो। तो उस वहाँ से इसका जन्म हुआ, नींव वहाँ से डली, और उसी का इवोल्यूशन होते होते ये प्रोविजंस जो है अब आईपीसी का हिस्सा है। सेक्शन 120A की बात करते हैं। अगला है वो ये कहता है कि ये जो वेजिंग वॉर है, अगर इसकी कॉन्स्पिरेसी भी आप रचते हो तो भी ये पनिशेबल है। क्या इसकी पनिशमेंट है? या तो 10 साल तक सजा होगी और साथ में फाइन भी होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि किस किस चीज़ की कॉन्स्पिरेसी करोगे या कोई एक्ट करोगे तो वो वेजिंग वॉर के दायरे में आएगा। अगर आप कोई अटैक कर रहे हो पार्लियामेंट के ऊपर, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर, तो वो वेजिंग वॉर के दायरे में आएगा, और उसकी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो कॉन्स्पिरेसी के दायरे में आएगी 120A के अंदर, है ना। या फिर इसके अलावा अगर आप इंडियन प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो, या आर्मी बेस पर अटैक करने की कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो, या किसी मिनिस्टर को इस इंटेंशन से किडनैप करने की कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो कि आप गवर्नमेंट से अपनी कोई मांगे मनवाओगे, है ना, या फिर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों के मन में नफरत पैदा करता है, वो सब कुछ वेजिंग वॉर के अंदर आता है और उसकी कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120A में आती है। ठीक है जी। सेक्शन 122 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि अगर आप कलेक्ट कर रहे हो लोगों को या हथियारों को इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए, तो भी आप 10 साल तक की सज़ा और फाइन के लिए अपराधी माने जाओगे, आपको वो सज़ा भुगतनी होगी। सेक्शन 123 कहता है कि अगर आपको ऐसे किसी एक्ट की प्लानिंग के बारे में पता है और आपने उस चीज़ को छुपाया है अथॉरिटीज से, तो भी आपको 10 साल तक की सज़ा प्लस फाइन भरना पड़ेगा।
ठीक है जी। 124 कहता है कि अगर आपने किसी भी देश के प्रेसिडेंट या गवर्नर को रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट किया है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जगह में बंद करके रखा है, रोक के रखा है, या फिर उनको एसॉल्ट किया है, यानी कि थ्रेट दिया है किसी भी तरीके के फिजिकल बॉडीली हार्म का, तो आप इसके दायरे में सेक्शन 124 के दायरे में आते हो। और किस पर्पज से किया है? या तो उनकी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए या फिर रेस्ट्रेन करने के लिए, यानी कि जो वो करना चाह रहे थे अपनी पावर को इस्तेमाल करके उसको रोकने के लिए या फिर उनसे कोई काम करवाने के लिए, तो आप 124 के अंदर पनिशेबल है ये ऑफेंस जो है, और इसकी सजा है 7 साल प्लस फाइन। ठीक है जी। इसके बाद आता है सेक्शन 124A। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इसका नाम है सेडिशन, देशद्रोह। आपने हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों में कई सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे। जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ, सीए का प्रोटेस्ट हुआ, एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ। इसमें कुछ ना कुछ महानुभाव लोग होते ही हैं जो एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जो कि हमारे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्ट कर जाते हैं या इलीगल ओमिशन कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में सरकार के खिलाफ नफरत पैदा होती है या वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ बागी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकार की कमियों को लोगों के सामने ना लेके आए, लेकिन सच्चाई तक सीमित रहिए। अपनी मनगढ़ंत कहानियां या अपने मनगढ़ंत भड़काऊ भाषणों से अगर आप कोई भी ऐसी स्पीच देते हैं, कोई भी किताब पब्लिश करते हैं, कोई भी मूवी बनाते हैं, कोई भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो लोगों के बीच में जाती है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके मन में अगर नफरत पैदा होती है अपने ही देश की सरकार के खिलाफ, तो वो सब कुछ सेडिशन के दायरे में आता है। कई बार इस प्रोविजन का जो है मिसयूज भी हो जाता है, लेकिन प्रोविजन होना ज़रूरी है। इस बात को केदारनाथ वर्सेस स्टेट 1962 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि भैया बहुत लोग हवाला देते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि भैया जो सेक्शन 124A है, जो देशद्रोह का जो ये सेक्शन बनाया गया है, सेडिशन का सेक्शन बनाया गया है, वो पूरी तरीके से लीगल है। ये किसी भी सेक्शन आर्टिकल 19(1) को वॉयलेट नहीं करता है, जिस उसके अंदर जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उनको वॉयलेट नहीं करता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, उनको वॉयलेट नहीं करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि जो आपके मन में आएगा वो बोल दोगे और लोगों के बीच में उसको स्प्रेड करोगे और लोगों को भड़काओगे अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ, और वो फिर आप कहोगे कि ये तो मेरा फंडामेंटल अधिकार है, ये तो मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मुझे बोलने का अधिकार है, मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ। ये स्वतंत्रता नहीं है ना, ये आपकी गलत सोच है, गलत नीयत है, अपने ही देश को बर्बाद करने की नीयत है। आप सोच के देखो, कुछ लोग ये बहुत बुद्धिजीवी मैंने देखे हैं कि जी बोला ही तो है किसी ने, कुछ कथन ही तो कहा है, उसको आप तिहाड़ जेल में क्यों डाल रहे हो या कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता दूं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर किसी इस दुनिया में कोई भी इंसान आतंकवादी बनता है ना, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो एक स्पीच से होती है। किसी ने उसको कुछ कहकर ही इन्फ्लुएंस किया होता है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो स्पीच पे ही लोगों को रोकना ज़रूरी है। तो इसमें कहा गया है whoever by words spoken or written, या तो आपके बोले गए शब्द हों या लिखे हुए शब्द हों या कोई साइन हो या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो या कोई भी और चीज़ हो जो सरकार के खिलाफ हेट्रेड या डिसअफेक्शन या नफरत फैलाता है, तो वो सेडिशन के दायरे में आएगा और आपको सज़ा होगी। ठीक है जी। क्या सज़ा होगी? या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन देना पड़ेगा, या फिर आपको 3 साल तक की सज़ा होगी प्लस फाइन देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी जो भी आपने एक्ट किया। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो देखी जाती है कि आपकी इंटेंशन क्या थी उस एक्ट को करने के लिए, और आपका मोटिव क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, कहाँ तक आपने उसको अचीव किया। ठीक है जी। उसके आधार पर ही आपको सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 125 कहता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है या फिर 7 साल की सज़ा प्लस फाइन देना पड़ सकता है। क्या कह रहा है भैया कि अगर हमारे देश की सरकार ने किसी भी एशियन कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे हुए हैं, कोई अलायंस में हैं, तो उनके खिलाफ भी अगर आप कोई भी ऐसी वारदात कर रहे हो, वेज वॉर कर रहे हो, तो आपको या तो उम्र कैद मिलेगी या 7 साल तक की सज़ा मिलेगी प्लस फाइन देना होगा। ठीक है जी। और सेक्शन 126 कहता है कि चाहे हम किसी के साथ अलायंस में हैं या नहीं हैं, अगर हमारे उनके साथ शांति प्रिय रिलेशंस हैं, पीसफुल रिलेशंस हैं, और वहाँ पर उनकी टेरिटरी पर जाकर आप कोई डेप्रिडेशन करते हो, डेप्रिडेशन मतलब उनकी जो लाइव्स हैं या प्रॉपर्टी है उनको डिस्ट्रक्ट करते हो, उनके ऊपर सीवियर अटैक करते हो और लूटपाट करते हो,
तो वो सारी चीज़ें डेप्रिडेशन के अंदर आती हैं। तो डेप्रिडेशन अगर आप करते हो तो आपको 7 साल तक की सज़ा और फाइन देना होगा, प्लस जो भी प्रॉपर्टी आपने उस डेप्रिडेशन को करने में इस्तेमाल की है उसको फॉरफीट किया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा। ठीक है जी। सेक्शन 127 कहता है रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और ऑन डेप्रिडेशन इन सेक्शन 125 एंड 126 मेंशन्ड अबव, यानी कि इस तरीके की वारदात से जो भी आपको प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, आपने बेशक वो डेप्रिडेशन नहीं किया लेकिन आपको उसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, आपको कुछ फायदा पहुंचा है, तो उस प्रॉपर्टी को भारत सरकार के पास अधिकार है जब्त करने का, वो पूरी तरीके से फॉरफीट कर ली जाएगी, प्लस आपको 7 साल तक की सजा और फाइन भी देना होगा। सेक्शन 128 में कहा गया है पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरीली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और प्रिजनर ऑफ वॉर टू एस्केप। अगर कोई भी प्रिजनर ऑफ स्टेट या वॉर है, यानी कि हमारा किसी देश के साथ युद्ध हुआ, उसमें दूसरे देश के कुछ सैनिक हमारे जो टेरिटरी हैं उसके अंदर आ गए और हमने उनको कैद कर लिया, उनको छुड़ाने में या फिर उनको भगाने में, उनको एस्केप करने में अगर आपका कोई भी योगदान है और आप एक पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको 10 साल तक की सजा प्लस फाइन देना होगा, फाइन की सजा होगी। ठीक है जी। सेक्शन 129 ये कहता है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच एस्केप ऑफ प्रिजनर, यानी कि अब आपने भगाने में एक्टिवली कोई योगदान नहीं दिया है लेकिन आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो भाग गया, तो आपको 3 साल तक की सजा प्लस फाइन देना होगा। ठीक है जी। और सेक्शन 130 जो इसका आखिरी सेक्शन है वो ये कहता है एडिंग एस्केप ऑफ और रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। एडिंग एस्केप ऑफ यानी कि मदद करना भागने में, रेस्क्यूइंग यानी छुड़ाना, या फिर हार्बरिंग सच प्रिजनर यानी उसको पनाह देना, कहीं रुकने की जगह देना। तुम भाग गए, अब कहाँ जाओगे, एकदम से ऐसा तो है नहीं कि जेल से निकले और बस दूसरे कंट्री में एंटर कर गए, है ना। तो कहीं रुकने की जो है जगह देना, हार्बर करना और उसके बारे में किसी को ना बताना, उसकी भी सज़ा है। क्या सज़ा है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी या फिर 10 साल तक की सज़ा मिलेगी प्लस फाइन देना होगा। तो ये सारे जो आपने ऑफेंसेस अभी तक सुने वो सारे के सारे स्टेट के खिलाफ थे, स्टेट की सॉवरेनिटी के खिलाफ थे, स्टेट की इंटीग्रिटी के खिलाफ थे। सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, इंटीग्रिटी यानी अखंडता, है ना। उन सभी के खिलाफ अगर आप ऑफेंस कर रहे हो या उसका अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर किसी को अबेट कर रहे हो, उकसा रहे हो ऐसे ऑफेंसेस कमिट करने के लिए, वो सभी के सभी ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के दायरे में आते हैं। और इसकी सीरियसनेस इसी बात से देखी जा सकती है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपको सेम ही सज़ा मिल रही है। जब आप कमिट कर रहे हो जितनी आपको सज़ा मिलती उसी की आपको अटेम्प्ट में भी सज़ा मिल रही है, उसी की आपको अबेट में भी सज़ा मिल रही है। सज़ा में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, सज़ा बिल्कुल सेम है। इसी से पता चलता है कि ये ऑफेंस जो है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस इन आवर कंट्री है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।